नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। एक खबर, बहुत महत्वपूर्ण खबर है। ये खबर छूट गई थोड़ा हमसे वक्त की कमी की वजह से, इसलिए इसको लेकर आ रहे हैं। हो सकता है ये खबर आपने देख ली हो। हम पहले क्लियर कर दें कि ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि ताजा खबर है। दरअसल 2 दिन का मात्र वक्त बचा था, सिर्फ 2 दिन का वक्त बचा था। 2 दिन और अगर ममता बनर्जी लेट कर देती तो उनके पास न्यायिक रास्ता बंद हो जाता उनके सामने। फिर वो अदालत का रुख नहीं कर सकती थी, चुनावी याचिका नहीं दाखिल कर सकती थी। सिर्फ 2 दिन पहले ममता बनर्जी ने बाजी पलट दी और सीएम शुभेंदु को अदालत में घसीट लिया। अब ये मामला ऐसा है और इस मामले में जितने पॉइंट्स रखे हैं ममता बनर्जी ने, इसमें कटघरे में ज्ञानेश भी आएंगे और रिकॉर्ड भी सारा सेफ रखना पड़ेगा। चुनाव आयोग को खुद ही जो जो डॉक्यूमेंट, अगर आगे चीजें बढ़ती हैं अदालतों में, तो सारे सबूत खुद चुनाव आयोग को दिखाने पड़ेंगे। दरअसल चुनाव याचिका यानी नतीजों को या चुनावी प्रक्रिया को चैलेंज करने के लिए एक निर्धारित समयावधि है। चुनावी नतीजे आने के 45 दिन के भीतर आपको चुनाव याचिका दाखिल करनी होती है। 45 दिन अगर बीत गए तो उसके बाद आपके पास कुछ भी हो, आप चैलेंज नहीं कर सकते। 4 मई को बंगाल के चुनावी नतीजे आए थे। 16 तारीख, कल 16 तारीख थी, 16 तारीख को ममता बनर्जी ने कलकत्ता हाई कोर्ट में चुनावी याचिका दाखिल की। मात्र 2 दिन का वक्त बचा था, 2 दिन में खेल खत्म हो जाता। अब इस चुनावी याचिका में क्या क्या है, इसमें कहां फंस सकते हैं शुभेंदु या ज्ञानेश या चुनाव आयोग, और पुराना ट्रैक रिकॉर्ड क्या है ऐसे मामलों पर अदालतों का, ये सब देखना जरूरी है। बहुत अति उत्साह में ऐसा भी नहीं कर सकते, जैसे बहुत जगहों पे मैंने देखी हेडलाइन की शुभेंदु रहेंगे या बदल जाएगी सरकार, कुर्सी चली जाएगी। ऐसे मामलों पर, चुनावी याचिकाओं पर अदालतों का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा है। सामान्य तौर पर चुनावी याचिकाओं के बारे में कई बार ये बात कही गई है कि 6 महीने के अंदर इनका निपटारा हो, लेकिन चुनावी याचिकाएं सबसे डिले निपटाई जाती है। 6 महीने में निपटारा हो, जो जिसके बारे में कहा जाता है, वो 6-6 साल निपटारा नहीं हो पाता है। 6-6 साल। अभी मैं हरियाणा की बात करूं तो हरियाणा में एक दुष्यंत चौटाला की सीट जो है, उस पर भाजपा का प्रत्याशी जीता था। दुष्यंत की स्थिति बहुत खराब थी और वहां पर चौधरी बीरेंद्र सिंह के पुत्र ब्रजेंद्र सिंह, जो अभी यात्रा उत्र निकाल रहे थे, तमाम उस पर घमासान हुआ, वो गए चुनावी याचिका दाखिल की। उस चुनावी याचिका में अदालत ने अब तक सारी टिप्पणियां ब्रजेंद्र के पक्ष में की हैं। भाजपा का प्रत्याशी अदालत में यहां तक कहा कि नहीं, इस पर मत सुनवाई करिए, प्लीज मत सुनवाई करिए। सब हो चुका है, लेकिन सोचिए हरियाणा के चुनाव को कितना वक्त गुजर गया, अभी भी उसमें कोई निष्कर्ष, अभी तक मशीन खुलवाने तक की बात नहीं हुई है, अभी भी नहीं हुई है। तो ये कितना लंबा चल सकता है, इसके बहुत सारे और भी रिकॉर्ड हैं। खुद ममता बनर्जी, उनकी एक चुनावी याचिका 5.5 साल से अदालत में पड़ी है। 5 साल से ममता बनर्जी की ही चुनावी याचिका। तो इन सच्चाइयों को पहले दिमाग में रखना होगा सारी चर्चा में। सिर्फ सिगुफे में या सनसनी में इन सच्चाइयों को हम दरकिनार नहीं कर सकते हैं। भाव को ले आइए, भाव को लाइए। स्वागत है भाव भैया। हेडलाइन लाइए, एक एक करके हेडलाइन दिखाइए। हार बर्दाश्त नहीं कर पा रही ममता, कोलकाता हाई कोर्ट में दायर की याचिका। आगे चलिए। हम लोग को बोलने में चूक हो जाती है, अभी भी कलकत्ता हाई कोर्ट ही है, जिसे यहाँ सही लिखा है कलकत्ता ही। मुंबई हो गया, लेकिन हाई कोर्ट अभी भी बॉम्बे है। भवानीपुर में हार नहीं मान रही ममता बनर्जी, नतीजे को कलकत्ता हाई कोर्ट में दी चुनौती। आगे चलिए। भवानीपुर में शुभेंदु अधिकारी की जीत को ममता की चुनौती, कलकत्ता हाई कोर्ट में दायर की चुनाव याचिका। आगे चलिए, चेंज करते जाइए।
ममता बनर्जी ने भवानीपुर चुनावी नतीजे को हाई कोर्ट में दी चुनौती। शुभेंदु अधिकारी से मिली थी 15,000 वोटों से हार। आगे चलिए। क्या भवानीपुर में शुभेंदु की कुर्सी पर संकट या बनी रहेगी सल्तनत? देखिए क्या लगा। ममता बनर्जी ने दांव ने फंसाया पेंच, दीदी ने दबाई सियासी नस। बात सब ठीक है, सियासी नस दबाई फंसाया, लेकिन होगा क्या, यही अहम सवाल है। जरा भीतर चलिए खबर के, थोड़ा सा डिटेल इसका देखना जरूरी है। ममता बनर्जी भवानीपुर विधानसभा चुनाव में मिली हार को अभी तक पचा नहीं पाई है। इसी को लेकर ममता बनर्जी ने मंगलवार दोपहर सीधे कलकत्ता हाई कोर्ट का रुख किया। उनके साथ पार्टी के सीनियर नेता कुणाल घोष और डोला सेन भी मौजूद थे। चुनावी नतीजों के ऐलान के बाद से ही ममता बनर्जी इन परिणामों को लेकर लगातार सवाल उठा रही थी। अब उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटा कर इस पूरे मामले को कानूनी मोड़ दे दिया है और कई मामले अदालत में ले जाने के लिए तैयारी है। जिस तरह से अभिषेक की चिट्ठी थी, बगावत पर, मतलब पूरा लीगल में जाएगा, लेकिन लीगल का लीगल कौन करेगा, ये सवाल है। ममता बनर्जी हाई कोर्ट परिसर के सी गेट से दोपहर 2:30 बजे अंदर दाखिल हुई। उन्होंने वहां अपनी याचिका दायर की और कुछ ही देर में बाहर निकल आई। जानकारों की माने तो यह याचिका केवल परिणामों को चुनौती देने के लिए नहीं है, यह हिस्सा महत्वपूर्ण है, केवल परिणामों को चुनौती देने के लिए नहीं है, बल्कि चुनाव से जुड़े सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को सुरक्षित रखने की मांग के साथ दाखिल की गई है। शुभेंदु अधिकारी ने भवानीपुर से ममता को 15,105 वोट से के बड़े अंतर से हराया था। ये जो सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज सुरक्षित, यहीं पर ज्ञानेश और चुनाव आयोग के पसीने छूटते हैं। 4,000 ईवीएम, पहली बार ऐसा हुआ है कि चुनाव की प्रक्रिया, अब अभी हम 2 दिन वाला गिना रहे थे ना कि 2 दिन पहले ममता ने बाजी पलटी। 45 दिन पहले तो एक स्क्रू नहीं हिला सकते हैं, ये गाइडलाइन है 45 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट की। 45 दिन के से पहले आप स्क्रू नहीं गायब कर सकते। उस चुनाव में इस्तेमाल हुआ स्क्रू ड्राइवर नहीं गायब कर सकते। 4,000 मशीनें जल के खत्म हो गई। तो रिकॉर्ड सेफ रखना न रखना, उस पर भी आते हैं। जरा आगे चलिए, 1-2 बाइट इंपॉर्टेंट है वो सुन करके फिर आते हैं चर्चा पे, खासकर कल्याण को। भवानीपुर विधानसभा केंद्र ইলেকশনটাকে চ্যালেঞ্জ করার জন্য এসেছিলেন। মমতা ব্যানার্জি কেম টুডে ইন ক্যালকাটা হাইকোর্ট টু অ্যাফার্ম দি ইলেকশন পিটিশন which has been filed by her challenging the election of Sri Shubhendu Adhikari because the election has been done improperly. First of all, after just I tell you, after 12th round, her election agent and candidate herself, Mamata Banerjee, was beaten up and thrown away. Number one, these are the points are there. Number two, who is the RO? Who is the RO? He is the RO of Nondigram election in 2021. Right? There is an RO in the 2021, and again he has been brought in 2026 as RO. And later on he has been made a Deputy Secretary of the Chief Minister. And the Chief Election Officer, who was the Chief Election Officer? Immediately after election, he has been made Chief Secretary. There are so many allegations against them. Reasonable likelihood of bias are there. Reasonable likelihood of bias are there. Please wait. Let us see what is going to be happening. ये देखिए, इसमें और नई चीज आई कि 2021 में नंदीग्राम से ममता हारी थी। जो रिटर्निंग ऑफिसर वहां पे था 21 में, उसे इस बार भवानीपुर में बुला करके उठाया गया। उन गजब का उसके अंदर प्रतिभा तो होगी, टैलेंट तो होगा। तू जहां जहां चलेगी मेरा साया साथ होगा। इतना ही नहीं, 2 बार ऑब्लिगेशन करने के एवज में उसे डिप्टी सेक्रेटरी बनाया गया सीएम ऑफिस में। सोचिए, जैसा सीओ को चीफ सेक्रेटरी बनाया गया राज्य में। ये लेन देन का मामला है, शुद्ध रूप से बायस्ड ही दिखता है। 12 राउंड के बाद क्या हुआ, सारी बातें उसमें है। हाँ बाबू,
लेकिन ममता बनर्जी ने कहा मुझे मारा है, तो ममता बनर्जी तो बोल रही है मुझे मारा है, वो पहले दिन से बाहर आने के बाद बोल रही है, ऐसा थोड़ी कि आज चुप हुई। हाँ, क्या चुनाव आयोग वो सीसीटीवी फुटेज दिखाएगा कोर्ट में क्या हुआ ममता के साथ अंदर? मांगना चाहिए, क्योंकि दैट इज द ओनली थिंग जहां चुनाव आयोग कहता है कि हमने कुछ नहीं किया, वहां पे ममता जी के साथ कुछ नहीं हुआ, ये बताने के लिए उनको कुछ बताना पड़ेगा। 100 सीटों पे तो सीसीटीवी फुटेज मांगा था अभिषेक ने। उसने कहा, अभिषेक बनर्जी ने, कि आप 100 सीटों का सीसीटीवी फुटेज 12 बजे बाद वाला दे दीजिए, हाँ, हम हार मान लेंगे अपनी। अच्छा, इस जो मतगणना का सीसीटीवी फुटेज है, इसमें निजता का कोई अधिकार भी नहीं, कुछ नहीं। ये तो देना चाहिए। जो 4000 मशीनें जली, क्या वो इसी कॉन्स्टिट्यूंसी की थी क्या? सवाल ये भी है। 4000 मशीनें किस कॉन्स्टिट्यूंसी की थी, अभी तक कोई बता नहीं रहा है। तो जिस ये कॉन्स्टिट्यूंसी का सवाल उठे, बोलेगे उसी की जल गई। हाँ, ये तो है अंधेरे में खेल। और 4000 मशीनें का मतलब भाऊ, मैं मतों में इसको कन्वर्ट करता हूँ। 4000 मशीन मतलब हो गया ये करीब करीब 35 से 36 लाख वोट। 30 लाख मतों के अंतर से दोनों पार्टियों में टोटल मतों का अंतर जो है टीएमसी और बीजेपी में, वो 30 लाख का है। और 4000 मशीन, ये 35 से 36 लाख, 37 लाख वोट होंगे, क्योंकि एक मशीन में 1200-1300 वोट अब डलते हैं, और 90% मतदान हुआ है। ये 40 लाख आप मान लो, सीधा सीधा 40 लाख, 4000 मशीन, 40 लाख वोट। 30 लाख से चुनाव बीजेपी पूरे पूरे बंगाल में 30 लाख से बढ़त ली है, और 40 मैंने लाख वोट क्या जल गए। कहा, ममता जी आप लड़ने की हिम्मत तो जुटा लोगी, कमीनापन कहां से लाओगी? हम्म एक इनकम टैक्स ऑफिसर ने मुझे किस्सा सुनाया था आशीष। एक टोबैको कंपनी पे रेड हुई, लंबी चौड़ी, बहुत पुराना किस्सा है ये, इंदिरा जी के समय का है। ट्रकों से कागजात जब्त हुए, तो पंचनामा होता है जब सारे कागजात जब्त होते, तो उसमें बोरे के नंबर डाले जाते हैं कि बोरा नंबर 240, इसमें क्या क्या मतलब बोरा नंबर 40 है, और ये कागज ये है वो है वो सब। अब क्या हुआ, वो 8 ट्रक डॉक्यूमेंट जमा हुए। अब इनकम टैक्स के ऑफिस में इतनी जगह तो है नहीं रखने की, तो कॉरिडोर में पड़े रहे वो। उसमें से एक बोरा चोरी हो गया। और जब इनकम टैक्स का केस चला, जब केस में जब भी कोई डॉक्यूमेंट मांगते थे कि आपने इस एंट्री का डॉक्यूमेंट कहाँ है, बोले साहब वो बोरा नंबर फला फला में है, वो बोरा चोरी हो गया। सबको पता पड़ गया कि जो भी डॉक्यूमेंट मांगो, बोले उसी बोरे में है। आखिर एक नॉमिनल पेनल्टी लगा के वो केस बंद कर दिया। ये हुआ है, एक आईआरएस ऑफिसर ने, ये मुझे कैसे इनकम टैक्स में कैसे कैसे गड़बड़ी होती है उसका एक कारण उसने मुझे बताया। भूषण स्टील पे रेड हो गई थी, भूषण स्टील पे रेड हो गई, सारे अधिकारी बैठे एक जगह पे, उनको पता था कौन से डॉक्यूमेंट कहां रखे, इतनी इंफॉर्मेशन थी। लेकिन एक महिला जोर से चिल्लाई, मेरी इज्जत लूटने का प्रयास हो रहा है, मेरे की इज्जत लूटने का प्रयास हो गया। सारे वर्कर भाग गए, ये अधिकारी भी डर गए। एक बेचारा इंस्पेक्टर था इनकम टैक्स, उसने किसी को कुछ नहीं किया, लेकिन उसी के ऊपर आरोप लगाए। सब लोग उसको बचाने के लिए भागे, इतने में सारे डॉक्यूमेंट ऑफिस से निकल गए। ये भी मुझे उस एक इनकम टैक्स ऑफिसर ने जो रेड में गया, उसने किस्से में अजीब किस्से, एक वैसे ऐसे किस्से सुनाए। तो ये वही होगा, जिस भी मशीन की बात होगी तो बोलेंगे वो 4000 जली, उसी में थी साबित। अब मशीन जल गई तो 4000 फूकी किसने? वो आग अद्भुत थी, हम आग पे चले आए, हम जिसे आग अद्भुत थी भाव। वो तो दूसरी और ऐसी, तीसरी मंजिल पर आग देखी गई, और आशीष फिर जी 3 फ्लोर मैं जंप कर। फिर मैं आपको किस्सा सुनाऊं।
ये आग वाला मामला मेरे जिले में तो रेगुलर था। हम्म, महाराष्ट्र में कॉटन खरीदी करते थे गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, एक अधिकार मोनोपोली स्कीम थी, सरकारी खरीदेगा। तो किसान कॉटन लाते थे, तो टेम्पररी अपॉइंटमेंट होती थी ग्रेडर की, कि कॉटन ए ग्रेड का है क्या, बी ग्रेड का है क्या, सी ग्रेड का है, उस हिसाब से रेट होते थे। हम्म, ये लोग सी ग्रेड का कॉटन को ए ग्रेड बता देते थे पैसे खा के, और कॉटन के ढेर लगते थे। और जब वो कॉटन महाराष्ट्र गवर्नमेंट से कोई खरीदेगा, वो तो चेक करेगा ना, बोलेगा ए ग्रेड में सी ग्रेड कैसे आ गया। फिर एक धांधली होती थी, तोल कांटे पे बैलगाड़ी जाती थी, बैलगाड़ी का वजन होता था, उसके बाद बैलगाड़ी खाली करके आती थी, उसके बाद बैलगाड़ी का वजन होता था खाली बैलगाड़ी का, जितना गैप है उतना कॉटन, सिंपल बात। ये लोग जब कॉटन की मेजरमेंट करते थे या उसकी वजन करते थे, तो बैलों को भी साथ में रखते थे। तो एक बैल कम से कम 2 क्विंटल का, तो 4 क्विंटल के तो 2 बैल हो गए। माइनस करते समय सिर्फ बैलगाड़ी माइनस होती थी, अब ये भी धांधली होती थी। अब जब ये कॉटन हो गया, और जब एक कॉटन में पता पड़ेगा कि हर बैलगाड़ी में 4-4 क्विंटल कम पड़ रहा है, तो एकाएक रात को कॉटन ऐसा ग्राउंड पर रखा रहता था, उस पे आग लग जाती थी। जो भी कॉटन शॉर्टेज है वो आग में जल गया, और ये आग हर मंडी में लगती थी। वो जितना शॉर्टेज है बस उतना ही गया है, उसमें जितना भी कम हम तो है हंसते- भाई, हम तो और हंसते जितना थे। कम है उतना जल हम गया। तो हंसते थे कि अरे बाबा बहुत जल्दी आग लगाएगा, ये बहुत ज्यादा धांधली कर रहा है, बैलों को भी गिन रहा है, ये तो बहुत ज्यादा धांधली कर रहा है। तो ये चलिए। धांधली ऐसी मशीनों की धांधली हुई। ये आग लगी कैसे? हाई सिक्योरिटी जोन में 6 महीने तक तो आपको उसको बहुत हाई सिक्योरिटी में रखना पड़ता भाई, वो बहुत इंपॉर्टेंट नियम डॉक्यूमेंट। कायदे हैं, बहुत नियम कायदे। भाव सबसे बड़ी बात, दूसरी तीसरी मंजिल पर आग लगी थी, दिखी, और वो स्ट्रांग रूम और ईवीएम थे 8वीं 9वीं पे। आग से 5वीं और 6ठी मंजिल पर, चौथी 5वीं 6ठी पर, दूसरी तीसरी पे आग लगी, चौथी 5वीं और 6ठी पर एक कालिख नहीं, एक मतलब जो है फिर गलती कर रही। हाँ, देखो बस्ती से आए हो, जरा शहर में घुमा करो, अभी भी गांव के ही हो तुम, बुरा लगता है कभी कभी ये सब पब्लिक के सामने बोलने में। आग कौन से फ्लोर पे लगी? दूसरे तीसरे। आग बाहर निकली, लिफ्ट का बटन दबाया, लिफ्ट में बैठी 8th पे गई। हाँ, ये हो सकता है, वो लिफ्ट 8वीं होती है, अभी तुम्हारे बस्ती में पता नहीं लिफ्ट आई कि नहीं आई। अब बस्ती नहीं है हमारे यहाँ लिफ्ट, इसीलिए हम हाँ, तो गड़बड़ करते लिफ्ट में बैठी। अब आप कभी मेरे साथ चलो, मैं लिफ्ट कैसी होती बता दूंगा मैं आपको। तो आग लिफ्ट में गई, फिर उधर गई, और उधर जलाया आग ने। मोदी है तो मुमकिन है आशीष जी। हाँ, सब मुमकिन है, मोदी है तो सब मुमकिन है, इसमें तो कोई दो राय नहीं, और इसमें वो कोई दो राय नहीं। आग अग्नि देवता है, सीरियल में नहीं दिखाते आपको, अग्नि देवता वायु देवता आते हैं आशीर्वाद देते हैं, तो वो अग्नि देवता ने लिफ्ट बताया, ऊपर गई, 8 में जलाया। चलिए अब जरा चलते ही, मामला लीगल हो ही गया है, मामला लीगल है। जरा सौगत राय को सुनिए, सौगत राय को सुनिए, जल्दी वाइंड अप करेंगे इसको, लाइए जल्दी सौगत राय साहब को। ये तो अधिकार है हर आदमी या औरत जो चुनाव में खड़े होते हैं, चुनाव फल निकलने के 45 दिन के अंदर वो इलेक्शन पिटीशन कर सकते हैं। ममता बनर्जी को शिकायत था भवानीपुर का वोट लेके, काउंटिंग लेके, वो शिकायत दर्ज की है। सर एक और सवाल है कि काकोली घोष दस्तेदार जो स्पीकर को कंप्लेन किया है अबाउट कल्याण बनर्जी, शी सेड दैट कल्याण बनर्जी हैड वर्बली अब्यूज्ड एंड ही हैज इंसल्टेड वुमेन, तो उनके मेंबरशिप को लेकर उन्होंने स्पीकर के ऑफिस में कंप्लेन किया है। ये सरासर गलत है। काकोली घोष दस्तेदार अभी तृणमूल से निकले हुए लोगों में हैं, और वो तो बदनाम करने का कोशिश करेंगे। मैं भी तो लोकसभा का सदस्य, ऐसा कोई शिकायत कोई महिला सांसद नहीं किया, गलत इल्जाम है।
How do you see, sir, now continuously we are seeing TMC leaders are being attacked, eggs are being thrown on them. कुणाल घोष के ऊपर कल जिस तरीके से ममता बनर्जी के घर के बाहर में अटैक हुआ, पुलिस कुछ नहीं कर रही है. Police is just a mute spectator to this whole thing. How, despite the court's order as well. This is the BJP style. On the one hand, on top they will say nice things, make pious statements. On the other hand, they will incite their lower level ruffians, gundas, to attack Trinamool leaders. This has been going on for the last 1.5 months. We have to meet this somehow or other. But we've informed everybody, like I sent a letter to Amit Shah, email regarding yesterday's incident in front of Mamata Banerjee's house. But I'm not seeing any action being taken. अभी इसी पर अगले सवाल पर आएंगे, जरा पहले प्रियंका चतुर्वेदी को सुनवाइए। ये बंगाल में ऑफिशियल गुंडई हो रही है, आधिकारिक तौर पर जो है कोई पुछत्तर नहीं है। चलाओ भैया इनको। नहीं, जिस तरीके से पूरा इलेक्शन ही चोरी हुआ है वेस्ट बंगाल का, उससे स्पष्ट होता जा रहा है कि ये लंबी लड़ाई है और इस लड़ाई में हम सबको इकट्ठा होकर लड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये जो प्रजातंत्र को पे चोट लगाने का काम हो रहा है, उसको खत्म करने का काम हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन को दरकिनार करने का काम हो रहा है, इसकी लड़ाई मैं उम्मीद करती हूँ जुडिशरी उसको प्रायोरिटी देकर, उसको प्राथमिकता देकर उसकी सुनवाई करेगी और जो गलत है गलत को गलत बताएगी और सही को सही करेगी, ये उनसे अपेक्षा है। सेम सुप्रीम कोर्ट में हमारे शिवसेना यूबीटी का केस चल रहा है, अब तक उसकी सुनवाई का अंत नहीं हुआ है, वर्डिक्ट अब तक नहीं आया है कि जो संविधान को सबसे बड़ा शेड्यूल 10 को चोट पहुंची थी वो उसी से महाराष्ट्र मॉडल से शुरू हुआ था, अब बंगाल में होता हुआ दिख रहा है। मैं पूरी उम्मीद करती हूँ इसके डट की लड़ाई लड़ेंगी और हाई कोर्ट को जो सही डिसीजन लेना है वो लेंगे। एसआईटी टीम का गठन हुआ था अयोध्या में, जो दान के पैसों में चोरी का आरोप लगा था, एसआईटी ने जांच भी शुरू कर दी है, लेकिन सीसीटीवी भी बंद करवाया गया। ये जो धर्म की बात करने वाले, धर्म के नाम पे वोट बटोरने वाले, धर्म के नाम पे विभाजन करने वाले, बड़ी बड़ी बातें करने वाले, राम मंदिर का श्रेय लेने वाले, आज वही श्रद्धालुओं के पैसे चोरी कर रही है, इससे ज्यादा बड़ा पाप क्या हो सकता है। और जनता इनको सबक सिखाएगी। जैसे वोट बटोरने का काम 2024 के इलेक्शन से पहले राम मंदिर खोलने में किया, वहां की जनता ने उनको सबक सिखाया, वहां से अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी की हार हुई। और ये तो एक संकेत है, भगवान श्री राम एक संकेत दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को कि मैं भी देख रहा हूं तुम लोग क्या बेईमानी कर रहे हो। और अब उत्तर प्रदेश की जनता की ये जिम्मेदारी होगी कि इन सारे बेईमानों को हराएं और नई सरकार गठित हो, जो सरकार जनता के लिए काम करे और सही मायने में भगवान श्री राम के पद चिन्हों पे, भगवान श्री राम की जो सीख है उसको आगे बढ़ाएं, जहां पे ईमानदारी हो, जहां पे वफादारी हो और जहां पे देश का संविधान सबसे ऊपर हो और प्रजातंत्र के उसूलों का पालन किया जाए। राम एक सीख से तो भाजपा ही चल रहा है। जरा एक चला दीजिए ताजा हालात पर जो लेटेस्ट आया है, जो ब्रीफिंग डेली होती है कीर्ति आजाद वाली ब्रीफिंग भी चला दीजिए। इस गद्दार टीम का कोई वाली वारिस नहीं, इसको केवल वोट देने के लिए बुलाया गया है। ये अधर में लटके हैं, कहते हैं आसमान से गिरे खजूर पे लटके, तो आसमान से गिरे ये तृणमूल से और जा रहे थे धरती पे, जो एक लोक लिबावन मुंगेरी लाल के हसीन सपने बीजेपी ने दिखाए हैं धरती पे, लेकिन बेचारे अटक गए बीच में खजूर पे, और वो खजूर है नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया। तो आप समझ सकते हैं कि तृणमूल एक जीती जाती पार्टी है, ममता बनर्जी उसकी नेता हैं। ये संघर्ष है और संघर्ष में सबसे ज्यादा उभर कर ममता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल फिर आएगी। चलिए हो गया, अब सब बाइटें रिएक्शन खत्म। फाइनल जो महत्वपूर्ण था, एक तो अदालत वाली बात पे हो गई चर्चा। सौगत राय ने एक बात कही थी, भाऊ आखिरी सवाल, ये डेली का ममता बनर्जी के घर से कुणाल घोष निकले, कुणाल घोष मदन मित्रा यही तो हैं जो डट के खड़े हैं। कुणाल घोष घर से निकले, पुलिस वाले खड़े हैं वहां पर, पत्रकार थे वो कुछ पूछना चाहते थे, वो जैसे ही बढ़े कैमरे की तरफ, एक आया अंडा मारा, एकदम ऊपर मारा, लगा उनको, और उसके बाद वो सामने वहां पे सिक्योरिटी खड़ी है, उस सामने खड़ा होकर के दूर पे गाली देता रहा।
कुछ नहीं, उसके बाद जा रहा है आराम से, कोई पुलिस कार्रवाई नहीं, कोई बुलडोजर नहीं, कुछ नहीं। पूरे देखिए, बंगाल से टीएमसी नेताओं की मैं- गिरफ्तारी की खबरें एक मैं- दिन में दर्जन दर्जन भर उठा ले रहे सब। आपको मैं बता रहा हूं, ये पुलिस प्रोटेक्शन में हो रहा है। ये अंग्रेजों की मुखबिरी करने वाले ये गद्दार लोग, इनका डीएनए नहीं है सामने से लड़ने का। हाँ हमने इनकी मर्दानगी देख ली। हमारे 3 नाविक मरते हैं, गले से आवाज नहीं निकलती। हाँ हाँ। हमने इनकी मर्दानगी देख ली कि वो ट्रंप जूते मारता है और ये साइन करते हैं। ये पुलिस के सामने ही दादागिरी कर सकते हैं। चलिए, इनके ये मतलब जिस हिसाब से, जिस तरीके से बंगाल को अराजक स्टेट में तब्दील कर दिया, इन सब ने अराजक हाँ। स्टेट में तब्दील कर दिया। कहते हैं कि पहले गुंडागर्दी होती थी, पहले गुंडागर्दी हुई भी होगी तो पॉलिटिकल वर्कर्स किए होंगे, अब तो पुलिस के संरक्षण में हो रहा है सब। हो रहा पुलिस है। के संरक्षण, पैरामिलिट्री फोर्सेस जो 2 महीने चुनाव के बाद रखे जा रहे हैं, वो इसीलिए था इसीलिए कि कुचल दो इनको, इनके कुचल दो इनको। इनके इनके नपुंसक लोग पैरामिलिट्री फोर्स और पुलिस के मदद से मर्दानगी दिखाए, इसीलिए हो रहा था। चलिए खैर, अब इसके बारे में कोई टीएमसी में, अभी टीएमसी को लेकर के मामला थोड़ा ठंडा हो गया है। महाराष्ट्र में जब चीजें शिफ्ट हुई तो ठंडा है। इसमें फिर उथल पुथल होगी, ये ध्यान रखिएगा, फिर होगी, क्योंकि सीजेपीआई इससे गाड़ी बढ़ेगी नहीं आगे। ये प्लान इससे बड़ा है और उस प्लान के बीच में कानून अड़ा है, लेकिन कानून की भी जो है गर्दन ये कलम कर देंगे। आप देखिएगा, कानून बचेगा नहीं, कानून खत्म होगा। कानून इनके हाथ की कठपुतली है, कुल मिला के आप ये समझ लीजिए। कानून को ये परिभाषित करते हैं भाई, कानून से ये परिभाषित करते हैं। कानून की अंडा मारना, अंडा किसी एमएलए के मुंह पे मारना, ये संवैधानिक अधिकारों में आ गया अभी। हाँ हाँ, सरकारें कहती है, मंत्री कहते हैं, पब्लिक का यही तो गुस्सा है। मजा आ रहा है उनको, पब्लिक का यही तो गुस्सा है, इसी इनके 15 साल का गुस्सा निकल रहा है। अरे पब्लिक का गुस्सा है, पब्लिक का गुस्सा नहीं, हम एक असंवैधानिक बातें हो जाएंगी। एक बार पैरामिलिट्री और पुलिस न रहे, पता चल जाए कि कौन से पब्लिक का गुस्सा किस वाले पब्लिक पर भारी पड़ता है, पता चल जाएगा सब कि किसके साथ कितने लोग हैं, जनता किसके साथ है। पब्लिक नजर नहीं आएगी, अंडे वाले मुर्गी अंडा देना बंद कर देंगी बंगाल में। पुलिस और इनके जो है सीएपीएफ के प्रोटेक्शन में जो हो रहा है, ये अगर न रहे प्रोटेक्शन तो अंडा देना बंद कर दे मुर्गियां। लेकिन दबा के बैठे हुए हैं सब। खैर, धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।